नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। रूस यूक्रेन जंग के बीच एक बार फिर रूस ने भारत के लिए यूक्रेन के कीव, सुमी समेत कई शहरों में सीज फायर का ऐलान किया है। रूस ने ऐसा इसलिए किया ताकि भारतीय छात्र वहां से सुरक्षित निकल सके। बता दें कि पीएम मोदी ने मंगलवार को ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी को लेकर बातचीत की थी, जिसके बाद पुतिन ने यूक्रेन के कई शहरों में सीज फायर का ऐलान किया है, जिससे भारतीय छात्रों को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। यूक्रेन पर रूसी हमलों के बीच भारतीय स्थित रूसी दूतावास ने ऐलान किया है कि मॉस्को आज भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए मानवीय गलियारा खोलेगा और इस दौरान संघर्ष विराम करेगा। इसमें पूर्वोत्तर यूक्रेन के सुमी शहर के गलियारे भी शामिल हैं, जहां लगभग 600 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं और बार बार प्रयास के बावजूद नहीं निकल पा रहे। रूस ने कहा है कि वो यूक्रेन के अधीन वाले इलाकों में मानवीय गलियारा खोलेगा। यूक्रेन ने पहले खार्किव, कीव, मारियापुल और सुमी शहरों में मानवीय गलियारों के लिए एक रूसी प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, क्योंकि उसके कई मार्ग सीधे रूस और उसके सहयोगी बेलारूस में जाते थे। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में बिगड़ते हालात पर यूएनएससी में चिंता जताते हुए भारत ने कहा था कि आगामी मानवीय संकट पर तत्काल और त्वरित ध्यान देने की जरूरत है। यूक्रेन में मानवीय स्थिति पर चर्चा के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने युद्धग्रस्त देश में फंसे भारतीय नागरिकों समेत सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित और निर्बाध मार्ग की तत्काल मांग दोहराई थी। टीएस त्रिमूर्ति ने कहा था कि भारत को इस बात की गहरी चिंता है कि रूस और यूक्रेन दोनों से हमारे बार बार आग्रह के बावजूद सुमी में फंसे भारतीय छात्रों के लिए सुरक्षित गलियारा नहीं बन पाया। रूस ने यूक्रेनी पक्ष के साथ समझौते में सुमी से पोल्टावा और रूसी संघ के क्षेत्र से बेल्गोरोड तक मानवीय गलियारों की घोषणा की है। यूपी चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के बीच अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हम सरकार बना रहे हैं। एग्जिट पोल पर नजर डालें तो वह यूपी में बीजेपी सरकार आने का दावा कर रहे हैं। यूपी चुनाव के एग्जिट पोल्स के बीच सपा सुप्रीमो और राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उनकी पार्टी सरकार बना रही है। अखिलेश यादव ने सोमवार को ट्वीट करते हुए लिखा है, 7वें और निर्णायक चरण में सपा गठबंधन की जीत को बहुमत से बहुत आगे ले जाने के लिए सभी मतदाताओं और विशेषकर युवाओं का बहुत बहुत आभार। हम सरकार बना रहे हैं। चुनाव से पहले टीवी चैनलों की भविष्यवाणी को खारिज करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि उन्हें जो दिखाना हो दिखाने दीजिए, हम बहुमत से जीत रहे हैं। आपको बता दें कि सोमवार शाम को एग्जिट पोल आने से पहले अखिलेश यादव ने एक मीडिया चैनल से हुई बातचीत के दौरान ये बात कही है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि हम इस बार 300 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने जा रहे हैं। 300 से ज्यादा सीटों के साथ हम प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने प्रचार के दौरान झूठ और नकली डेटा पेश करने के लिए भाजपा पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि लोगों ने इसे महसूस किया है और मुद्रास्फीति, बेरोजगारी के खिलाफ और विकास और उसके भविष्य को देखते हुए वोट किया है। अखिलेश यादव ने मीडिया से हुई बातचीत में कहा है कि राज्य में भाजपा का सुपड़ा साफ होगा और समाजवादी पार्टी 300 सीटों पर जीत हासिल कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में हुए चुनाव का रिजल्ट 10 मार्च को आने वाला है। योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि अगर उनके चाचा गोरखनाथ मठ का हिस्सा नहीं होते तो योगी आदित्यनाथ को वहां रहने और राजनीति में आने का मौका नहीं मिलता। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। बात उत्तर प्रदेश की करें तो एग्जिट पोल में इतिहास रचते हुए भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में वापसी कर रही है। 10 से ज्यादा एग्जिट पोल में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दिया गया है। इनमें बीजेपी को 212 से 326 सीटें दी गई हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी को 312 सीटें मिली थी, यानी बीजेपी पिछला प्रदर्शन नहीं दोहरा रही है, पर सरकार तो बना रही है। और इसी एग्जिट पोल पर बीजेपी में खुशी की लहर है और नेताओं के रिएक्शन आ रहे हैं। यूपी में बीजेपी गठबंधन में शामिल केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। हमने इलेक्शन के शुरुआत से ही कहा है कि अपना दल भाजपा निषाद पार्टी का गठबंधन, एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आज आपके एग्जिट पोल्स उसी दिशा में इशारा कर रहे हैं, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। मैं तो पहले दिन से ही कंफर्म हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल एनडीए गठबंधन की सरकार चली।
आज का जो हमारा वोटर है वो बहुत जागरूक भी है, बहुत आकांक्षी भी है और सरकारों से वो निरंतर उम्मीद करता है कि उनके कार्यों से उसके जीवन में बदलाव आए। हमने जितनी भी गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई उनका प्रभाव ये है कि आज़ादी के बाद ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिन्होंने शायद पहली बार किसी योजना का लाभ उठाया और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनको एक से ज़्यादा योजनाओं का लाभ पहुंचा है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे शासन व्यवस्था की खासियत है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी अडॉप्शन करते हैं गवर्नेंस में, जिसके कारण जो एक बिचौलियों के हस्तक्षेप की प्रवृत्ति रहती थी जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता था, उस पर पूरी तरीके से अंकुश लगा है। आज अगर लाभार्थी के लिए 1 रुपया भी सरकारी खजाने से निकलता है तो सीधे डीबीटी के जरिए उसके खाते में पहुंचता है। तो एक सकारात्मक बदलाव, एक ईज ऑफ लिविंग का जो प्रभाव है उसे महसूस किया है उत्तर प्रदेश के वोटर ने और यही कारण है कि एनडीए गठबंधन के प्रति उसका विश्वास पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है और यही फैक्टर है जो एनडीए की दोबारा सत्ता में वापसी कर रहा है। अनुप्रिया पटेल के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बीजेपी और पार्टी की गठबंधन सरकार बनाने वाली है। 30 साल तक के रिकॉर्ड को तोड़ा जा रहा है। जिस तरह 2017 के एग्जिट पोल ने आंकड़ा दिखाया था, हमने उस आंकड़े को पार किया था। वैसे ही इस बार बीजेपी की गठबंधन सरकार 300 प्लस आंकड़ा पार करेगी। फिलहाल एग्जिट पोल पर बीजेपी अभी से ही खुशियां मना रही है, लेकिन विपक्ष अंतिम नतीजे के इंतजार में है जो 10 मार्च को आएगा। इससे साफ हो जाएगा कि किसकी होली इस बार रंग बिरंगी बनी और किस पार्टी के रंग में भंग पड़ेगा। 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद सरकार तेल कंपनियों को 5 से 6 रुपए प्रति लीटर रेट बढ़ाने की छूट दे सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि 10 मार्च के बाद ही पेट्रोल डीजल कीमतों में रोजाना बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो फिलहाल 4 नवंबर के बाद से स्थिर है। मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सरकार तेल कंपनियों को धीरे धीरे करके 5 से 6 रुपए प्रति लीटर तक रेट बढ़ाने की छूट दे सकती है। दरअसल ग्लोबल मार्केट में सोमवार को कच्चे तेल का भाव $139 प्रति बैरल को भी पार कर गया था, जो जुलाई 2008 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमतों से कंपनियों पर भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का दबाव था, क्योंकि उन्हें 12 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हो रहा था। अब खबर है कि कच्चे तेल का भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद भारत में भी सरकार और सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पर मंथन शुरू कर दिया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार की ओर से तेल कंपनियों को 5 से 6 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है और सरकार ऐसा कोई फैसला लेती है तो चुनावी लिहाज से उसे कोई नुकसान नहीं होगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि 12 रुपए प्रति लीटर तक दाम बढ़ाए जाने की जरूरत है, लेकिन सरकार एक साथ दाम बढ़ाए जाने के बजाय टुकड़ों में कीमत बढ़ाएगी। जानकारों का कहना है कि उत्पाद शुल्क या अन्य टैक्स में कटौती को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हुई। अगर क्रूड के दाम मौजूदा स्तर पर लंबे समय तक बने रहते हैं तो केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर टैक्स छूट में राहत दे सकती हैं। बढ़ी कीमत का कुछ हिस्सा पेट्रोलियम कंपनियों को भी सहन करना पड़ेगा ताकि उपभोक्ताओं पर महंगे तेल का ज्यादा बोझ ना पड़े। तेल कंपनियां विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने तक कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर इंतजार कर सकती हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 10 मार्च के बाद ही पेट्रोल डीजल कीमतों में रोजाना बदलाव की प्रक्रिया शुरू होगी, जो पिछले 4 नवंबर के बाद से स्थिर है। देश में नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में दिनों दिन गिरावट का दौर जारी है। आज एक बार फिर कोरोना केस में गिरावट दर्ज की गई है। डेली मामलों की संख्या 4000 से कम हो गई है, जहां बीते दिन देश में कोरोना के 4362 नए मामले दर्ज किए गए थे और कोरोना से 66 लोगों की मौत हुई थी। तो वहीं आज देश में पिछले 24 घंटे में 3993 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,29,71,308 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 108 लोगों की कोरोना महामारी की वजह से मौत हुई है। मौत के नए आंकड़ों के साथ ही देश में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा अब 5,15,210 पर पहुंच गया है। 663 दिनों में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोविड के मामले सबसे कम दर्ज किए गए हैं। पिछली बार भारत में कोरोना के नए मामले 4000 से नीचे 15 मई 2020 को दर्ज किए गए थे। देश में फिलहाल रिकवरी रेट बढ़कर 98.68% है। डेली पॉजिटिविटी रेट
1% से भी कम है। इस दौरान कोरोना के 8,055 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,24,06,150 हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मंगलवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक है। देश में एक्टिव केस भी 50,000 से नीचे पहुंच गए हैं। अब एक्टिव केस 49,948 हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण आई तीसरी लहर के बाद देश में हालात काफी सुधर गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार वैक्सीनेशन पर काफी जोर दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते दिन 21,34,463 खुराकें लगाई गई हैं। अब तक वैक्सीन की कुल 179,13,41,295 करोड़ डोज लोगों को लगाई जा चुकी हैं। कोरोना टेस्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 8,73,395 टेस्ट किए गए हैं और अब तक देश में लगभग 77,43,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। अगर राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो सोमवार के आंकड़ों के मुताबिक केरल में 1223 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया है और 83 मरीजों की मौत हुई है। इनमें पुरानी मौतें भी शामिल हैं। नए मामलों की बात करें तो महाराष्ट्र में बीते दिन 225 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया है और किसी की मौत नहीं हुई है। कर्नाटक में 155 मामले सामने आए हैं और 5 मौतें हुई हैं। वहीं तमिलनाडु में 158 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और 2 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को लेकर लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। दिसंबर 2021 के बाद पहली बार राजधानी में एक दिन के दौरान 200 से कम मामले सामने आए हैं और बीते एक दिन में 3 मरीजों ने उपचार के दौरान दम तोड़ा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।